लैंगिक हिंसा में सबसे पहले स्टेज है बॉडी शेमिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति के शरीर को लेकर के ताना मारना, उसका तिरस्कार करना, किसी भी महिला की हंसी उड़ाना, मखौल उड़ाना, ठीक है, डांटना, तिरस्कृत करना और पुत्र न होने संबंधी ताने मारना, पारिवारिक बैकग्राउंड, जातिगत पृष्ठभूमि के आधार पर ताने मारना, अपमानित करके जीवन जीने के लिए मजबूर करना, ये सब भावनात्मक हिंसाओं में आता है। मेरे प्यारे प्रतिभागियों, भारतीय संस्कृति में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी है वही पवित्रता है, वही शुद्धता है, वही प्रेम का वास है। लेकिन आज महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को अपने ही घर के सदस्यों के द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। महिलाएं दफ्तरों में सुरक्षित नहीं है, कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न का सामना कर रही हैं, सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। बलात्कार की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं और यह हमारे समाज के ऊपर एक सवाल पैदा करती है। कम से कम घर में महिलाएं सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से हमने 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया है। यह प्रयास है कि घर के अंदर महिलाएं कम से कम सुरक्षित रहें। देखिए, इससे पहले भी भारतीय दंड संहिता में आपका महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान थे, लेकिन वो प्रोसीजर सत्र न्यायालय में चलता था, लंबा चलता था। यहां पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम महिलाओं को खास टारगेट करके उनको तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से आपका महिलाओं की हिंसा से तुरंत सुरक्षा हासिल हो सकती है, महिलाओं के हितों की रक्षा हो सकती है और हमको लंबी कानूनी पचड़े में नहीं फंसना पड़ता। इसीलिए ये एक बहुत ही सटीक कानून है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस पेपर 7 पार्ट 1 में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी की जानकारी भारत के हर एक नागरिक को होना चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं को, विशेष रूप से गांव की महिलाओं को। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्वे से यह पता चला है कि विवाहित महिलाओं में से 32% महिलाओं ने कभी न कभी हिंसा का सामना किया है, जिसमें से 28% महिलाओं ने सीधे सीधे शारीरिक हिंसा का सामना किया है। मारपीट, थप्पड़, दाग देना, जला देना, यहां तक कि जान से मार देना। ऐसी हिंसा का सामना करते हुए महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो पाएगा? हम अपनी जनसंख्या के आधे टैलेंट से हाथ धो रहे हैं अगर हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा न रोक पाए तो। इसीलिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। RNIS की ओर से हम हिंदी मीडियम में पीएससी मेंस का मटेरियल लगातार आपके सामने रख रहे हैं। आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, ये जो अधिनियम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये पहली किस्त है जो घर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है। घर से बाहर निकलते ही सार्वजनिक स्थलों पे, कार्यस्थलों पे महिलाओं की रक्षा के लिए विशाखावाद और उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस आए थे उसके आधार पर कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी अधिनियम सन 2013 में सरकार ने पास किया। इसके अलावा महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न और हिंसा से बचाने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, जिसको आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जा रहा है, इसके अंदर में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। और इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में, महिलाओं के दुर्व्यापार और किडनैपिंग के मामले में भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से हम अपने समाज में महिलाओं को बेहतर स्थान देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से सरकार ने विधानसभाओं और संसदों में भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रयास शुरू कर दिया है, जो आगे आने वाले सालों में हमें दिखाई देगा। तो इसी सिलसिले में हम लोग इस कानून का अध्ययन शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सबसे पहले हम लोग परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिभाषा है व्यथित व्यक्ति की। व्यथित व्यक्ति का मतलब है ऐसी महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है, जिसके खिलाफ उसके परिवारजनों ने, नातेदारों ने घरेलू हिंसा का जो है कर्म किया हुआ है। ऐसी महिला शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से व्यथित मानी जाएगी, तकलीफ में मानी जाएगी और उसी की सुरक्षा के लिए इस कानून में पर्याप्त प्रावधान किए गए। इसके बाद आता है प्रत्यर्थी, रिस्पोंडेंट। ऐसा पुरुष, यहां पर खास पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा पुरुष जो कि किसी भी व्यथित व्यक्ति के साथ, व्यथित व्यक्ति यहां पे महिला है, किसी भी व्यथित व्यक्ति यानी कि पीड़ित महिला के साथ घरेलू नातेदारी में या अन्यथा एक छत के नीचे रह रहा है। घरेलू नातेदारी में
आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स भी आएंगे, जैसे कि पिता, भाई, कजिन्स इत्यादि। इसके अलावा आपके बच्चे, भतीजे इत्यादि, ये सब भी इसमें शामिल होते हैं। दूर के नजदीक के सभी प्रकार के रिश्तेदार प्रत्यार्थी हो सकते हैं, पुरुष होने चाहिए। यद्यपि अभी तक यहां पर आपका लिव इन रिलेशनशिप को भी शामिल किया गया है। जो पार्टनर्स, जो फ्रेंड्स, जो रूममेट्स आपके साथ रहते हैं किसी भी महिला के साथ, ऐसे पुरुष जो रूममेट्स के तौर पे या पार्टनर के तौर पे भी रहते हैं, उनको भी प्रत्यार्थी यहां पे बनाया जा सकता है। मुद्दा यह है कि वो एक छत के नीचे या एक प्रेमाइसिस में रह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग प्रत्यार्थी माने जाएंगे। अभी तक प्रत्यार्थी में, रिस्पोंडेंट में, यानी कि उत्पीड़क में हम लोग पुरुषों को ही शामिल कर रहे हैं। तथापि अगर न्यायालय ये चाहे तो महिलाओं को भी प्रत्यार्थी के रूप में नोटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्लियर का डिवीजन किया हुआ है। व्यथित व्यक्ति हमेशा महिला होगी और प्रत्यार्थी हमेशा पुरुष होगा। तथापि प्रत्यार्थी पुरुष के साथ साथ ऐसी महिलाएं भी हो सकती हैं जो व्यथित व्यक्ति, यानी कि हमारी महिला को, पीड़ित महिला को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये यहां पर क्लियर कर लेना चाहिए। आगे घरेलू घटना रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। ये हिंसा की वो घटना है जिसके आधार पर किसी भी महिला को पीड़ित और किसी भी आपका पुरुष को प्रत्यार्थी घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार की हिंसा में आपका शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक और लैंगिक प्रकार की हिंसाएं शामिल हैं। और इसकी रिपोर्ट जो है आप पुलिस संरक्षण अधिकारी या किसी भी सेवा प्रदाता के पास कर सकते हैं, सीजे मजिस्ट्रेट के पास भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। यही है हिंसा की घटना। साझी गृहस्थी। साझी गृहस्थी जो है ये हम एक घर को बोलते हैं। सामान्य भाषा में घर का मतलब क्या है? जिसमें परिवार के लोग रहें। परिवार कैसे बनता है? या तो महिला पुरुष का विवाह होता है, उससे परिवार बनता है। फिर माता पिता, बच्चे, भाई भतीजा, कुटुंब, संयुक्त परिवार, सीधे सीधे रक्त संबंध या वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जितने संबंधी आपके जुड़ते चले जाते हैं, उन सभी को हम लोग साझी गृहस्थी का एक भाग मानते हैं। तो यहां पे संयुक्त परिवार की अवधारणा को साझी गृहस्थी कहा गया है। इसके बाद आती है नातेदारी, रिश्तेदारी। जैसा कि मैंने कहा, ढेर सारे जो मैंने नातेदारों की बात की भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये सब नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि एक्चुअल में घरेलू हिंसा है क्या। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा हम लोग देखेंगे। घरेलू हिंसा की परिभाषा में सबसे पहले आता है शारीरिक हिंसा, फिजिकल अब्यूज। किसी भी महिला के, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, किसी भी उम्र की महिला के खिलाफ होने वाले हम लोग हिंसा को, जो कि उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा या पार्टनर्स के द्वारा की जाती है, इनको जो है हम लोग कहते हैं घरेलू हिंसा। और ये घरेलू हिंसा घर की चार दीवारी के अंदर में होती है। इसका पहला प्रकार है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा जो है इसमें सीधे सीधे मारपीट की बात है, ठीक है। लेकिन ये शुरू कैसे होता है? तो शारीरिक हिंसा का पहला स्टेज है आपका डराना। किसी भी महिला को अगर आप डराते हैं, ए धक्का दे दूंगा, गिरा दूंगा, तो ये डराना या डर का माहौल पैदा करना, ये शारीरिक हिंसा का फेज 1 है। फेज 2, अगर कोई भी प्रत्यार्थी व्यथित व्यक्ति यानी कि महिला को आपका मारने की धमकी देता है, पीटने की धमकी देता है, तो डराना, धमकी देना, तेरा हाथ तोड़ दूंगा, तेरा टांग तोड़ दूंगा, तेरी आंखें निकाल लूंगा, है ना, तेरे बाल नोच लूंगा, ये जो धमकी है ये भी शारीरिक चोट जितना ही आपका खतरनाक माना गया है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को जो है एक्चुअल में चोट पहुंचाना है। तो पहले डरा रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं, फिर एक्चुअल में चोट पहुंचा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट है चोट पहुंचाना। चौथा, किसी भी व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास करना। प्रयास करने के दौरान चोट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। तो जान से मारने का या चोट पहुंचाने का प्रयास करना। तो चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाने का प्रयास करना, जान से मारने का प्रयास करना, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को जोखिम में डालना, है ना, जहर खिला देना, नकली दवाई खिला देना, ऐसी चीजें खिला देना जिससे एलर्जी हो। तो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरे में डालना या किसी भी व्यक्ति के शरीर को आपका खतरे में डालना। तो स्वास्थ्य, जान या शरीर को खतरे में डालना, ये सब शारीरिक हिंसा में आएगा। तो काफी व्यापक है शारीरिक हिंसा, और धमकी देना भी शारीरिक हिंसा का भाग माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन के रूप में आपका पूछा जा चुका है, घरेलू हिंसा में शारीरिक हिंसा क्या है। फिर आता है आपका लैंगिक हिंसा, सेक्सुअल अब्यूज। ये सबसे हश हश टॉपिक है, ज्यादा इस पे बात नहीं होती। लैंगिक हिंसा में सबसे पहले स्टेज है बॉडी शेमिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति के शरीर को लेकर के ताना मारना, उसका तिरस्कार करना। दूसरा, किसी भी महिला के साथ में आपका जो है उसको उत्पीड़ित करते हुए लैंगिक भद्दे कमेंट्स करना, तिरस्कार करना, अपमान करना।
तो सबसे पहले बॉडी शेमिंग, शरीर को लेकर अपमान। दूसरा, किसी भी महिला को इन जनरल आपके भद्दे कमेंट्स के द्वारा अपमान। आपका पति, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति आपके लैंगिक सोच को लेकर के, आप लैंगिक व्यवहार को लेकर के भद्दे कमेंट्स कर सकता है। ठीक है। तीसरा है सीधे सीधे आपका महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना। गरिमा को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? तो किसी के सामने कपड़े खींच दे रहे हैं, ठीक है, आपका किसी भी के भी सामने जो है अश्लील बातें करके, अश्लील वीडियो दिखा करके महिला को बेइज्जत कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका महिला की गरिमा का अपमान करना, और इसके साथ में फिर आपका किसी भी प्रत्यार्थी के द्वारा महिला से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करना, या फिर महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर यौन उत्पीड़न से लेकर के आपका बलात्कार तक की घटनाएं शामिल हैं, जिसको कि हम लोग लैंगिक हिंसा में गिनेंगे। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश के अनुसार वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल केस माना है, ठीक है, और इसको जो है सामान्य बलात्कार की श्रेणी में रखा है, तथापि ऐसे मामलों में महिलाएं जो है इस घटना को साबित करने की आपकी स्थिति में नहीं होती है। इसीलिए घरेलू हिंसा अधिनियम में लैंगिक हिंसा के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो अगर महिला ने बोल दिया तो उसे ग्रेन ऑफ सॉल्ट पे लिया जाएगा। इसका मतलब महिला का कथन अंतिम होगा, प्रत्यार्थी या रिस्पोंडेंट की जिम्मेदारी होगी, जिसके ऊपर आरोप लगा है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगा कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। इसके बाद आता है भावनात्मक हिंसा। किसी भी महिला को ताना मारना, उसका अपमान करना, बेइज्जत करना, किसी भी महिला की हंसी उड़ाना, मखौल उड़ाना, ठीक है, डांटना, तिरस्कृत करना, और दहेज संबंधी ताने मारना, पुत्र न होने संबंधी ताने मारना, पारिवारिक बैकग्राउंड, जातिगत पृष्ठभूमि के आधार पर ताने मारना, शरीर की सुंदरता को लेकर के अपमानित करना, ठीक है, गालियां देना, बिना वजह डांटना, और अपमानित करके जीवन जीने के लिए मजबूर करना, ये सब भावनात्मक हिंसा में आता है। ये भावनात्मक हिंसा मौखिक रूप से अभिव्यक्त होती है, लेकिन गैर मौखिक रूप से आपका आंखें दिखाना, आपका किसी खास तरह के व्यवहार, जैसे कि लंबा घूंघट डालो, ऐसे साड़ी क्यों नहीं पहनती हो, ऐसे क्यों चलती हो, इस तरह के गहने नहीं पहनती हो, इस तरह के भी आपका रिस्ट्रिक्शंस लगाना, घर से बाहर क्यों जाती हो, मोबाइल पे क्यों बात करती हो, है ना, ये काम क्यों नहीं करती, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये सब भावनात्मक और मौखिक हिंसा में आता है। तो महिलाओं को स्वतंत्रता से जीवन जीने देने से रोकने का कोई भी चरण भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आएगा। तो भावनात्मक हिंसा जो है अपमान, तिरस्कार से लेकर के दहेज उत्पीड़न, पुत्र न होने पर उत्पीड़न, बच्चा और बच्चा न होने पर बांझ कह के उत्पीड़न, ड्रेसअप को लेकर के उत्पीड़न, हर तरह का जो कमेंट, टॉन्ट, अपमान, तिरस्कार है, भावनात्मक हिंसा में आता है। और हम लोग जाने अनजाने ये करते ही रहते हैं। हमको लगता है ये तो नॉर्मल है, सास बहू के बीच जितना चलता है, ससुर अपनी बहू को डांट देता है, लेकिन नहीं, ये गलत है। इसके बाद आता है आर्थिक हिंसा, इकोनॉमिक अब्यूज। आर्थिक हिंसा में किसी भी प्रत्यार्थी के द्वारा, किसी भी परिवार के द्वारा जो है महिला को अपने जरूरत पूरा करने के लिए धन या साधनों को उपलब्ध ना कराना। ठीक है, महिला को दवाई की जरूरत है, पैसा नहीं दे रहे हैं, महिला कहीं जाना चाहती है, पैसा नहीं दे रहे हैं। अभी आपका सरकार महतारी वंदन योजना चला रही है, महिलाओं को सीधे धन क्यों उपलब्ध करा रही है? क्योंकि घर वाले महिलाएं जो भी इच्छा करती है उसको मना कर देते हैं, बोलती है मेरे को मैके जाना है, नहीं जाओ, पैसा खर्चा हो जाएगा, मेरे को साड़ी चाहिए, मत लो, पैसा खर्चा हो जाएगा। तो ये महिलाओं को एम्पावर करने के लिए पैसे दे रहे हैं। खैर, आर्थिक हिंसा का मतलब महिलाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध न कराना, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं की इच्छा पूर्ति के लिए धन उपलब्ध न कराना। देखिए, समाज में एक सिस्टम बना हुआ है, लोग ये समझते हैं कि महिलाएं जो है शौकिया चीजों पे खर्चा करती हैं, गहने खरीदेंगी, साड़ी खरीदेंगी, कपड़े खरीदेंगे, उस चक्कर में इंसान बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं है, शौक के लिए नहीं, लेकिन जरूरत की चीजों पे भी आप कटौती करते हैं और खर्च पे आप जरूरत से ज्यादा ताने मारते हैं, तो ये आर्थिक हिंसा पे आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका महिलाओं को जो है घर गृहस्थी की आवश्यकता पूर्ति करने लायक धन उपलब्ध न कराना, है ना। महिलाएं घर गृहस्थी चला रही हैं, उसके लिए धन न देना, घर में चावल नहीं है, भाड़ में जा तू, हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा टाइप का जो एटीट्यूड अपनाना, है ना। तो महिलाओं की जरूरतों, घरेलू गृहस्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध न कराना, ये सब आर्थिक हिंसा में आता है ना। अब आप बोलेंगे, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, वो अपने पत्नी को साड़ी नहीं दिला पाता,
बच्चों के भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता, पत्नी को ठीक से घर में नहीं रख पाता, ये तो आर्थिक हिंसा हो गई। तो यहां पे बात मजबूरी की नहीं हो रही है, जानबूझ करके ऐसा करना। अगर महिला बोल देती है जानबूझ के आदमी ऐसा कर रहा है और कोर्ट देखता है आदमी तो गरीब है, कोशिश करके भी नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर घरेलू हिंसा नहीं माना जाएगा। आर्थिक हिंसा में यह भी आता है कि स्त्री को अपनी संपत्ति से दूर कर देना। विवाह में जो गिफ्ट मिला है वो स्त्री धन है, महिला को स्त्री धन का एक्सेस ना देना, महिला को जो है अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक जायदाद का आपका अधिकार ना देना, ससुराल के अंदर पति की संपत्ति पे जो महिला का हक है उसको रोक देना। तो ये सभी चीजों में महिलाओं को अपनी संपत्ति और अपनी क्षमता से परे रखना। महिलाओं के बैंक अकाउंट और उनकी चल संपत्ति का इस्तेमाल करने से महिलाओं को रोकना, महिलाओं की अचल संपत्ति के स्वामित्व को जो है बाधित करना, ये सब आर्थिक हिंसा में आता है। एक तो उनकी जरूरत के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके अपने हिस्से का पैसा भी मान ले रहे हैं और उनको चल अचल संपत्ति में हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जो है महिलाओं के खिलाफ इसको आर्थिक हिंसा माना जाता है। तो ये सब हिंसाओं की परिभाषा है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको इमेजिन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कोई भी महिला शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक हिंसा का शिकार होती है तो वो घरेलू घटना रिपोर्ट या हिंसा की रिपोर्ट जो है वो कर सकती है। प्रोसेस कैसा चलेगा, प्रोसेस जरा देख लेते हैं। शिकायत निवारण की प्रक्रिया, सबसे पहले धारा 4 के अंतर्गत महिला शिकायत करेगी। किसके पास शिकायत कर सकते हैं? आप पुलिस के पास जा सकते हैं, लेकिन पुलिस नहीं तो आप संरक्षण अधिकारी के पास जा सकते हैं, एनजीओ के पास जा सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेवा प्रदाता कहा जाता है। इसके अलावा आप सीधे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अपने क्षेत्र के महिला बाल विकास अधिकारी के पास जा सकते हैं। ये सब आपकी सहायता करने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले महिला शिकायत करेगी। जिस अधिकारी के पास आप जाएं, चाहे पुलिस के पास जाएं, चाहे संरक्षण अधिकारी या प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएं, चाहे मजिस्ट्रेट के पास, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको जानकारी उपलब्ध कराएं कि आपके अधिकार क्या है। धारा 5 में जो है महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है कि हर एक महिला को आपका हिंसा से मुक्ति का अधिकार है, पूरी जानकारी हासिल करने का अधिकार है, संरक्षण हासिल करने का अधिकार है, घर से अलग घर बसाने का अधिकार है, आश्रय गृह में सुरक्षित रहने का अधिकार है, पुलिस प्रोटेक्शन हासिल करने का अधिकार है, न्यायालय में केस करने का अधिकार है और केस के दौरान जो है 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। अगर शरीर को चोट पहुंची है, मानसिक प्रताड़ना हुई है, तो चिकित्सकीय सुविधा का भी अधिकार है, वो भी निःशुल्क। ये सब अधिकारों की जानकारी मिलनी चाहिए महिलाओं को। इसके बाद आपका तुरंत सहायता, जो अधिकारी उनके सामने है वो जानकारी देने के बाद उनकी तुरंत सहायता करेगा। पुलिस जो है तुरंत उसके हस्बैंड को बोलेगी तुम रिस्पोंडेंट हो, तुमको तो हम जेल लेके जाएंगे। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका प्रत्यार्थी को तुरंत जेल भेजने का व्यवस्था नहीं करता। ये क्रिमिनल मामला नहीं है, ये एक सिविल मामला है। इसमें जो है प्रत्यार्थी को नोटिस जाएगा और महिला को सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है। ये परित्राणाय साधु नाम वाला है, विनाशाय च दुष्कृताम बाद में आएगा, है ना। तो यहां पर महिला को सुरक्षा दी जाएगी, उसको सहायता दी जाएगी, उसको बेनिफिट दिया जाएगा। इसके बाद फिर कोर्ट केस शुरू होगा। अब आएंगे, आपका मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जाएगा धारा 12 के अंतर्गत में। मजिस्ट्रेट जो है वो 2 दिन के अंदर आपका प्रक्रिया शुरू करेगा। 3 दिन के अंदर प्रत्यार्थी या रिस्पोंडेंट जिसने हिंसा की है उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, बोलेगा जवाब पेश करो। फटाफट आपका परामर्श के लिए भेजा जाएगा और 60 दिन के अंदर मामला खत्म। तो प्रत्यार्थी को नोटिस जाएगा विद इन 2 डेज। 3 दिन के अंदर प्रत्यार्थी को इस नोटिस का जवाब देना है। परामर्श, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत होकर के मामला सुलझ सकता है तो कल्याण अधिकारी, परामर्श अधिकारी होते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनकी सहायता ली जाएगी। अगर ये नहीं हो पाता है तो सीधे सीधे आपका विद इन 60 डेज सुनवाई होगी और स्ट्रेट 60 डेज के बाद जज जो है आदेश सुनाएंगे और आपका कुछ भी इसमें निर्णय हो सकता है। न्यायिक आदेश धारा 18 से 23 के बीच में होंगे, जिसमें आपका महिलाओं को बेनिफिट्स दिए जाते हैं। यहां पति को सजा दिलाने के बजाय महिलाओं को बेनिफिट दिलाने का प्रोविजन है ना। ये कल्याणार्थ बनाया गया है, मारपीट करने का, सजा दिलाने का बाद में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अधिकारियों पे। अगर आप एक महिला है, अगर आपको घर में मारपीट का, तिरस्कार, अपमान का सामना करना पड़ रहा है और आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड के खिलाफ, आपके परिवार वालों के खिलाफ केस किया जाए, तो चलिए, महिला जो है वो किसके पास जा सकती है? तो आप बोलेंगे फट से पुलिस के पास। बिल्कुल सही, पुलिस पहला अधिकारी है जिसके पास महिला अपनी सुरक्षा के लिए जा सकती है। लेकिन पुलिस अकेले काम नहीं करेगी, पुलिस महिला को बताएगी कि आपके राइट्स क्या क्या है। आपके राइट्स हैं
कि आप जो है अपने परिवार से अलग भी रह सकती है। चाहे तो आप अपने परिवार के घर में रहेंगी, बाकी लोग को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। महिला को जो है अपना घर चलाने के लिए धन हासिल करने का अधिकार है आपका। अगर महिला वहां नहीं रहना चाहती तो उसको आश्रय गृह उपलब्ध कराया जाएगा। महिला की सुरक्षा के लिए एक संरक्षण अधिकारी होगा, तो पुलिस संरक्षण अधिकारी को सूचना देगी। संरक्षण अधिकारी सीन में आ गया। संरक्षण अधिकारी अगेन महिला को आपका सहायता उपलब्ध कराएगा। वो बोलेगा आपके ये अधिकार हैं, आपको चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी, आपको अलग से घर मिलेगा जिसको आश्रय गृह बोलेंगे। आप किराए के घर में रहेंगे तो किराया हस्बैंड देगा। ठीक है। सारे घर का खर्चा हस्बैंड उठाएगा। आपका स्त्री धन, आपका जो ससुराल की जायदाद, घर की जायदाद में जो आपको हिस्सा है वो हम ला के देंगे आपको। इसके अलावा आपके खिलाफ जो हिंसा हुई है उसका हम लोग न्यायालय में केस करेंगे और जज को सबूत उपलब्ध कराएंगे। ये सब संरक्षण अधिकारी का काम है। और आपके पक्ष में फैसले के लिए हम डिमांड करेंगे आपको कितना कंपनसेशन चाहिए, है ना, धनी अनुतोष, उसके लिए भी हम डिमांड करेंगे। तो संरक्षण अधिकारी के जबरदस्त यहाँ पे कर्तव्य है। संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता के हिस्से में महिला को सौंपता है। सेवा प्रदाता एक ऐसा एनजीओ है जो महिला अधिकारों की रक्षा के लिए उस क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहा है, एक्सपीरियंस है इनके पास। तो सेवा प्रदाता जो है ये अपने एनजीओ स्टेटस और लाइक माइंडेड सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों की सहायता से महिला को जो है सुरक्षित महसूस कराएगा, काउंसलिंग देगा, ढाढ़स बंधाएगा, आपका जो है बेनिफिट्स जो है उनको उपलब्ध कराएंगे और उनको जो है लड़ने में मदद करेंगे घरेलू हिंसा के खिलाफ। तो संरक्षण अधिकारी सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी है जिसका काम ही है महिलाओं को जानकारी देना, सुरक्षा देना, संरक्षण देना और इस कानून के तहत महिलाओं की रक्षा करना। आपका अक्सर महिला को ही इसमें नियुक्त किया जाता है। बाल विकास विभाग की एक महिला अधिकारी को संरक्षण अधिकारी हम बनाते हैं। सेवा प्रदाता महिला को चिकित्सा अधिकारी के पास से जाएगा। शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है हिंसा से और इस शारीरिक मानसिक तकलीफ से उबरने में चिकित्सा अधिकारी महिला की मदद करेगा और उनको दवाइयां उपलब्ध कराएगा, काउंसलिंग उपलब्ध कराएगा, सपोर्ट। फिर आते हैं आश्रय गृह। अगर महिला अपने घर में असुरक्षित है, घर नहीं जाना चाहती, तो उसको वापस घर नहीं भेजेंगे। पुलिस संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता इनको आश्रय गृह लेके जाएंगे। प्रत्येक जिले में आश्रय गृह होता है महिलाओं का, हॉस्टल, यहां पे महिलाएं सुरक्षित रह सकती है। इसके बाद आता है वकील। वकील बार एसोसिएशन के सदस्य होते हैं। वकील जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान की धारा 39A के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा के मामले में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। तो पुलिस और संरक्षण अधिकारी के प्रयासों से, सेवा प्रदाता के प्रयासों से वकील निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। अंत में आते हैं मजिस्ट्रेट। वकील जो है महिला को लेके जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे, कानून के बारे में बताएंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, और ये बोलेंगे कि हम लोग धारा 12 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने केस लगाएंगे, आपको जो है कंपनसेशन दिलाएंगे। धारा 18 से 22 तक जो भी बेनिफिट्स है वो हम आपको सारे के सारे दिलाएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो शादी में रह करके आप जो है हिंसा से बच सकते हैं, चाहें तो आप शादी का अंत भी कर सकते हैं। आपको कंपनसेशन हम दिलवाएंगे। और अंतिम जिम्मेदारी होती है सरकार की। तो सरकार जो है ये अपने कर्तव्य निभाती है। सरकार के कर्तव्य पर हम लोग आखिरी में आएंगे। तो महिला अगर पुलिस के पास गई, पुलिस संरक्षण अधिकारी को जो है सूचना देगा, संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता को, सेवा प्रदाता जो है संरक्षण अधिकारी महिला का संरक्षण करेगा, सेवा प्रदाता महिला को जो है सुरक्षित महसूस कराएगा, उनको बेनिफिट देंगे। चिकित्सा अधिकारी के पास लेके जाएंगे, चिकित्सा अधिकारी जो है आपका महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। फिर आश्रय गृह लेके जाएंगे ताकि महिला सुरक्षित रूप से रह सके। फिर वकील के पास ले जाएंगे ताकि महिला निःशुल्क विधिक सहायता लेकर के केस कर सके, और मजिस्ट्रेट जो है तुरंत महिला के केस को रजिस्टर करके सुनवाई शुरू कर देगा। अगर महिला संरक्षण अधिकारी के पास जाती है तो संरक्षण अधिकारी इनको पुलिस के पास लेके जाएंगे। पुलिस जो है इनको फिर सेम प्रोसेस, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, चिकित्सा अधिकारी, आश्रय गृह, वकील, मजिस्ट्रेट, सरकार। अगर महिला किसी एनजीओ के पास पहुंच जाती है, सेवा प्रदाता के पास, सेवा प्रदाता महिला को सपोर्ट करेगा और फिर पुलिस के पास, फिर संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता। अगर महिला भाग करके सीधे आश्रय गृह चले जाती है, आश्रय गृह पुलिस को सूचना देगा और फिर इसी क्रम में आपका जो है सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर महिला जो है वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है तो मजिस्ट्रेट इस घटना की सूचना, घरेलू घटना रिपोर्ट की सूचना पुलिस को देगा और पुलिस जो है फिर इन सब की सहायता लेते हुए आपका महिला को सपोर्ट करेगा। आप प्रोसेस समझ रहे? ये सभी अधिकारी इसी क्रम में आते चले जाएंगे। तो आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछता है संरक्षण अधिकारी कौन होता है, उसके क्या कर्तव्य है, तो आप फटाक से बताएंगे संरक्षण अधिकारी सरकारी अधिकारी है जिसको राज्य सरकार नियुक्त करती है महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु। नॉर्मली ये महिला होती है। अब जो है बताएंगे कि अगर महिला शिकायत करती है तो संरक्षण अधिकारी पुलिस को सूचना देगा, जानकारी उपलब्ध कराएगा। फिर
आपका डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट होने के बाद संरक्षण अधिकारी महिला को सुरक्षा देगा, सेवा प्रदाता की सहायता लेगा, चिकित्सा अधिकारी के द्वारा महिला को सुविधा देगा, आश्रय गृह में महिलाओं को आश्रय देगा, वकील के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है आपका न्यायालय में मामले का निराकरण। आपको अगर पूछा आश्रय गृह तो आप फटाक से बोलेंगे आश्रय गृह क्या है भाई? आश्रय गृह में अगर महिला जाती है तो आश्रय गृह जो है महिला को सुरक्षा देगा, जानकारी देगा अपने अधिकारियों को और सीधे पुलिस के पास जाएगा। फिर पुलिस से संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, चिकित्सा अधिकारी, आश्रय गृह में तो है ही महिला, फिर वकील, मजिस्ट्रेट। सरकार इन सभी मामलों का निरीक्षण करेगी, मॉनिटरिंग करेगी कि घरेलू घटना रिपोर्ट में महिला को कितना बेनिफिट मिला। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछे, आपको बस जो है सबसे पहला स्टेप बताना है, महिला को ये अधिकारी जानकारी देगा और उसके बाद फिर पुलिस से लेकर के इन सभी को कोऑर्डिनेट करने में, इन सभी के टच में लाने में आपका जो है वो एजेंसी मदद करेगी। अब आप समझ गए? चाहे क्वेश्चन पूछे कि आश्रय गृह का क्या काम है, चाहे क्वेश्चन पूछे वकील का क्या काम है, चाहे क्वेश्चन पूछे मजिस्ट्रेट का क्या रोल है, चाहे क्वेश्चन पूछे कि पुलिस का क्या रोल है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सबका रोल एक दूसरे से जुड़ा है और सब महिलाओं के लिए काम करेंगे। ठीक है, सब लोग सीधे अपना महिला को जानकारी देंगे, आश्रय देंगे और पुलिस के पास जाएंगे और फिर इसी क्रम में सारे अधिकारियों को बताएंगे। अब सरकार के क्या कर्तव्य हैं? ठीक है, तो सरकार के कर्तव्यों को इसमें सुनिर्धारित किया गया है कि सरकार जो है नंबर 1 महिलाओं के अधिकारों के संबंध में प्रचार करेगी। इसीलिए गांव-गांव में आपका वॉल पेंटिंग लगता है, पोस्टर लगता है, उसमें लिखा रहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ हिंसा करना अपराध है, अगर कोई भी करता है तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है, और महिलाओं को जो है हर्जाना दिया जाएगा। तो महिलाएं अगर पीड़ा का शिकार है, अपमान तिरस्कार का शिकार है, आपके खिलाफ हिंसा हो रही है तो आप शिकायत करो, किसी के पास भी करो। नीचे फोन नंबर रहता है, आप खाली फोन कर दो, अधिकारी आपके घर आएगा। ये संरक्षण अधिकारी पुलिस लेके आएगा, एनजीओ को लेके आएगा। तो प्रचार करना सरकार का पहला काम है। दूसरा काम है सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, विशेष रूप से संरक्षण अधिकारियों को नियुक्ति, पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षित करना, ताकि आपका महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बनी रहे। तो प्रशिक्षण। तीसरा है प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल मैंने बताया ये महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने डिजाइन किया हुआ है। और चौथा है प्रभावी समन्वय। इन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, सिस्टम बना के रखना, ताकि कभी भी महिला जो है वो अपने अधिकारों को हासिल करने से चूके मत और ये संस्थाएं तुरंत तत्पर रूप से महिला की सहायता कर सके। इसके लिए कोऑर्डिनेशन, प्रभावी समन्वय। तो प्र से आपका प्रचार, प्रशिक्षण, प्रोटोकॉल और प्रभावी समन्वय, ये सरकार के कर्तव्य है। इस तरह से आप प्रॉपर आंसर इस पे लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग का ये सिस्टम रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण धाराएं धारा 4 से स्टार्ट होती हैं। ये धाराएं मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी बता रहा हूं। सबसे पहले धारा 4 में शिकायत के बारे में है। धारा 5 में जिस अधिकारी के पास शिकायत होगा वो आपको जानकारी देगा। फिर धारा 6 से आश्रय गृह आ जाता है। आश्रय गृह जहां पे महिला को सुरक्षित रूप से रहने की सुविधा प्राप्त होती है। धारा 7 में जो है चिकित्सा अधिकारी के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद धारा 8 से संरक्षण अधिकारी आ जाता है। संरक्षण अधिकारी एक सरकारी अधिकारी है जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है इस कानून के अंतर्गत। ठीक है, अक्सर ये अधिकारी महिला होता है। संरक्षण अधिकारी कर्तव्य धारा 9 में आते हैं। संरक्षण अधिकारी के 2 प्रकार के कर्तव्य। पहला तो महिला के प्रति, महिला को तुरंत सहायता उपलब्ध कराना, महिला को उनके अधिकारों की जानकारी देना, महिला को चिकित्सकीय सुविधा, महिला को आश्रय गृह, महिला को सेवा प्रदाता के माध्यम से सहयोग उपलब्ध कराना और महिला को जो है आपका सशक्त बनाना ताकि वो केस कर सके। ठीक है। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने हमारे संरक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी होती है नंबर 1 घरेलू घटना रिपोर्ट की डिटेल जानकारी। जज के सामने पुलिस के पास उतना टाइम नहीं होता, संरक्षण अधिकारी प्रस्तुत करता है। तो डोमेस्टिक हिंसा की घटना को रिपोर्ट करना। नंबर 2 सबूत उपलब्ध कराना ताकि मजिस्ट्रेट आसानी से फैसला ले सके, मजिस्ट्रेट की मदद करना। और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज, महिला को किस तरह के धनीय अनुतोष या हर्जाने की प्राप्ति हो उसके लिए जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन प्रस्तुत करना। तो संरक्षण अधिकारी महिला को संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनीय अनुतोष, अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर, इन सब सुविधाओं को हासिल करने में मदद करता है। तो ये बताते हैं महिला को कि आपको ये चीज मांगना चाहिए। महिलाएं जो हिंसा के शिकार हैं उनको नहीं पता कि उनको क्या मिलना चाहिए, हक क्या है उनका, ये उपलब्ध कराते हैं। संरक्षण अधिकारी लोग महिला को सलाह देते हैं।
पैसा मांग, अलग घर मांग, आपका बच्चों की कस्टडी मांग। क्यों? क्योंकि महिला को ऐसा लगता है कि ये सब तो आपका जो है पति का है, मेरा क्या है। तो महिलाओं के अधिकार के साथ साथ उनको लड़ने काबिल ये बनाते हैं। महिलाओं को धनीय अनुतोष और हर्जाने की प्राप्ति के लिए आपका उनके तरफ से आवेदन करते हैं। 10 में सेवा प्रदाता के बारे में बताया गया है। सर्विस प्रोवाइडर्स 3 साल या उससे अधिक अनुभव वाले सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले रजिस्टर्ड संगठन या गैर सरकारी संगठन, ठीक है, इनको हम लोग सेवा प्रदाता बोलते हैं। सेवा प्रदाता महिलाओं को जो है आपका उनके अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, सुरक्षा और संरक्षण उपलब्ध कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं और जो है उनके तरफ से आपका केस लड़ने का काम भी करते हैं। मतलब संरक्षण अधिकारी जैसे ही कार्य है सेवा प्रदाता के। इसके बाद आपका सरकार के कर्तव्य आते हैं, जो 4 कर्तव्य मैंने आपको बताए थे, ठीक है। प्रचार, प्रशिक्षण, प्रोटोकॉल और प्रभावी समन्वय, ये सब सरकार के कर्तव्य हैं। और मजिस्ट्रेट को आवेदन धारा 12 में आता है। आवेदन होते ही 2 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट जो है वो नोटिस जारी करेगा प्रत्यार्थी को। 3 दिन के अंदर प्रत्यार्थी यानी कि हिंसा करने वाले पुरुष को जो है जवाब देना है और 60 दिन के अंदर मामला समाप्त, 60 डेज, ठीक है। तो इस तरह से घरेलू हिंसा अधिनियम जो है उसको आपको हैंडल करना है। उसके बाद आप देखेंगे महिलाओं के पक्ष में न्यायालय कैसे आदेश देता है। सबसे पहला धारा 18 में है संरक्षण आदेश, ठीक है। संरक्षण आदेश, संरक्षण आदेश प्रिजर्वेशन ऑर्डर जो है ये महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए, यही क्रक्स है। धारा 18 क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संरक्षण आदेश में नंबर 1 महिला को हिंसा से संरक्षण का आदेश देता है न्यायालय। धारा 18 में बोलता है न्यायालय कि जो प्रत्यार्थी है, जो पुरुष है, वो महिला के खिलाफ जो हिंसा कर रहा है तुरंत रोके। इसके बाद कोई हमला, कोई धमकी, कोई चमकी नहीं। तो सबसे पहले घरेलू हिंसा पर रोक लगाता है मजिस्ट्रेट। और अब संरक्षण अधिकारी, पुलिस और आपके एनजीओ सेवा प्रदाता को निर्धारित करता है कि भैया आप लोग ध्यान देंगे, टाइम टू टाइम मेडिकल कराएंगे, कोई घरेलू हिंसा नहीं चाहिए। घरेलू हिंसा ही नहीं, घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर रोक, ठीक है। घरेलू हिंसा का दुष्प्रेरण पे रोक, मतलब पति अगर पत्नी को नहीं पीट रहा है लेकिन किसी और को बोल रहा है तू जाके धमका के आना, पीट के आना, ये दुष्प्रेरण है। तो हिंसा के दुष्प्रेरण या हिंसा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पे रोक लगाना। नंबर 3, आपका जो पत्नी के सहायक है, जैसे व्यथित व्यक्ति को सहायता देते हैं आपके पत्नी के, मान लो मायके वाले, पत्नी के मित्र, पत्नी के या व्यथित व्यक्ति के जो है अन्य सहायक, जैसे कि संरक्षण अधिकारी, आपका चिकित्सा अधिकारी, आपका सेवा प्रदाता, इन सब के खिलाफ भी प्रत्यार्थी हिंसा कर सकता है। मान लो हस्बैंड को पता चला महिला जो है वो रिपोर्ट लिखाने गई है ना, और सेवा प्रदाता या उस क्षेत्र के एनजीओ महिला संगठनों ने आपका हमारे व्यथित व्यक्ति यानी कि महिला को सपोर्ट किया। हस्बैंड गुस्सा हो गया, तुम लोगों ने मेरी पत्नी को बिगाड़ा है और मैं पत्नी को छोड़ तुम लोग को पहले पिटूंगा। तो पत्नी के जो सहायक हैं, व्यथित व्यक्ति के सहायक, जैसे कि सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारी और अन्य जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उनको, उनके खिलाफ भी हिंसा पे यहां रोक लगाई गई है। और मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश के तहत महिला के सहायकों को भी सुरक्षा देता है। तो ऐसा सुरक्षा मतलब पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, इसका मतलब है अब अगर इनके खिलाफ हिंसा की क्रिमिनल चार्जेस लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका महिला को जो है हिंसा के किसी भी प्रकार के दुष्प्रेरण के लिए घर में प्रवेश की बात आती है। तो महिला जिस प्रेमाइसिस में रहती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो मायके हो, चाहे वो आश्रय गृह हो, चाहे हॉस्टल हो, कहीं भी जहां महिला रहती है उस जगह पे प्रत्यार्थी या उसके किसी भी रिश्तेदार के प्रवेश पे रोक। महिला के आसपास नहीं जाओगे, इसी को बोलते हैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, महिला के आसपास पुरुष के फटकने पे रोक, कि मारा ही ये नहीं जाएगा। पुरुष के रिश्तेदार को भी महिला के आसपास जाने से रोक। किसी भी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखना है। पुरुष या प्रत्यार्थी के द्वारा महिला को फोन करने, मैसेज करने या किसी अन्य माध्यम से संपर्क करके धमकाने पर भी रोक लगा दी जाती है। अगर महिला ने कहा केस चल रहा है और मेरा हस्बैंड जो पहले मेरे को पीटता था अब मेरे को मैसेज करके धमका रहा है, एक बार केस पूरा होने से बहुत मारूंगा, तो किसी भी तरह का फोन पे धमकी, व्हाट्सएप पे धमकी नहीं चलेगी, संपर्क पे रोक। इसके अलावा आपका पुरुष किसी भी तरह का ऐसा उल्लंघन करता है प्रत्यार्थी
किसी भी तरह संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। ठीक है। और अंतिम है आर्थिक हिंसा पर रोक। पुरुष को हमने हिंसा करने से रोक दिया, प्रत्यर्थी को रोक दिया, लेकिन महिला को जो है आपका अपने बैंक खातों का जानकारी चाहिए। ठीक है। उससे पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड और एक्सेस चाहिए। ये सब पुरुषों के पास होते हैं अक्सर। प्रत्यर्थी महिला की संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, उसके गहने कपड़े सब पे कब्जा कर सकता है, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है। महिला तो हाई एंड ड्राई हो जाएगी। तो ऐसे में महिलाओं को अपने धन संपत्ति तक पहुंच बनाना और उनको हासिल करके अपना जिंदगी चलाने के लिए न्यायालय आदेश देगा कि पति चलो पैसा दो। आर्थिक हिंसा नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपका निवास आदेश। ये महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए है। धारा 19 निवास आदेश नंबर 1, महिला को जो है आपका सुरक्षित रूप से रहने का बेनिफिट यहां पे दिया जाएगा। निवास आदेश ये कहता है कि महिला को जो है घर से नहीं निकाला जाएगा। अगर महिला किसी घर में रहती है तो उसको मार पीट के निकालने का नहीं है। अगर महिला घर में रहती है लेकिन दूसरे लोग महिला को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं तो उनको, जैसे कि प्रत्यर्थी या हिंसा करने वाले व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाएगा। या फिर आपका जो रिश्तेदार हैं, पुरुष के रिश्तेदार, उनको भी घर से निकाल दिया जाएगा ताकि महिला घर में आराम से रह सके। तो प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदारों को घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। या फिर महिला के लिए अलग घर की व्यवस्था करो, उस घर का सारा खर्चा जो है वो प्रत्यर्थी ही उठाएगा। ठीक है। अलग से आवास उपलब्ध करा के सारा खर्चा उसको उठाने देंगे। तो ये सिस्टम जो है इसमें महिला अपने बच्चे और स्त्री धन के साथ नए घर में शिफ्ट हो सकती है। तो ये महिला के निवास की सुरक्षा के लिए प्रोविजंस किए गए। इसके अलावा महिला को जो है आपका धनीय अनुतोष धारा 20 के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। अगर महिला का जॉब चला गया या उसमें छुट्टी लेना पड़ा तो उससे संबंधित पैसे, आपका महिला को जो चोट पहुंची उसका खर्चा, आपका संपत्ति पे हानि हुई उसका खर्चा, और इसके साथ साथ अगर महिला को किसी भी तरह से मानसिक प्रताड़ना हुई उन सब का हर्जाना कोर्ट तय करेगा कितना मिलेगा। ठीक है। संतान के भरण पोषण का खर्चा भी प्रत्यर्थी को उठाना पड़ेगा। बच्चे पैदा किया तो खर्चा तो दो। ठीक है। इसके साथ साथ अगर महिला कोई नया घर स्टैब्लिश करती है तो उस घर को स्टैब्लिश करने का सारा खर्चा प्रत्यर्थी उठाएगा और महिला के सारे स्त्री धन और जायदाद का जो है सीधा सीधा नियंत्रण महिला को मिलेगा। फिर आता है आपका अभिरक्षा आदेश, कस्टडी ऑर्डर धारा 21 के तहत, जिसमें संतान की समस्त जिम्मेदारी, उसका समस्त नियंत्रण जो है वो महिला के पास रहेगा। तथापि पुरुष को उससे मिलने का मौका मिलेगा और अगर पुरुष जो है जबरदस्ती करता है तो न्यायालय इससे रोक सकती है। कस्टोडियल ऑर्डर संतान की अभिरक्षा महिला को उपलब्ध कराता है। इसके बाद आता है प्रतिकर आदेश धारा 22 के तहत, महिला को अपनी प्रताड़ना के लिए विधिक खर्चे के लिए कोई भी एडिशनल धनराशि की जरूरत है तो न्यायालय यह तय कर सकता है कि प्रत्यर्थी उसको दे। ये कितना भी हो सकता है, क्षतिपूर्ति भावनात्मक कष्ट की। और फाइनली अगर न्यायालय के आदेश को मानने से पुरुष इनकार कर देता है, हिंसा करता है, पैसे नहीं देता है, ठीक है, या इवन मार्केट में रूमर्स ही फैला देता है, तो न्यायालय जो है उसको अपने आदेश का उल्लंघन मानेगी और इस मामले में सजा देगी। तो डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने और महिला को लगातार प्रताड़ित करने की सजा है कैद 1 वर्ष की या फिर 20,000 जुर्माना। ठीक है। देखिए अभी तक हमने पुरुष को सजा नहीं दी थी, सिर्फ उसको महिला का ख्याल रखने के लिए कह रहे थे, पैसे देने के लिए कह रहे थे, चोट ना पहुंचाने के लिए कह रहे थे, क्रिमिनल मामला नहीं था। लेकिन कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, 1 साल तक की कैद और 20,000 का जुर्माना। कोर्ट ने जो आदेश सुना है उसके खिलाफ आप सत्र न्यायालय में अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। और हाँ, अगर महिला को चोट पहुंची है, भावनात्मक उत्पीड़न हुआ है, लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, तो क्रिमिनल केस दायर करके सत्र न्यायालय में केस चलाया जाएगा और पुरुष को जो है जेल की सजा होगी। तो इसी के साथ आप लोगों ने जान लिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं और इन प्रोविजंस के तहत आप जो है महिलाओं की स्थिति को बेहतर होते हुए देख सकते हैं। तथापि कुछ चुनौतियां हैं जिसकी वजह से यह कानून ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली चुनौती तो यह है कि महिलाएं खुद जागरूक नहीं है इस कानून को लेकर। दूसरा, सामाजिक बंधनों में जकड़ी महिलाएं इस कानून का लाभ उठाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तीसरा, अपने ही मायके वाले, अपने ही परिवार वाले कई बार इस मामले में साथ नहीं देते, कई बार तो वो हिंसा करने वाले लोग होते हैं। और चौथी और महत्वपूर्ण बात है, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की भारी कमी है।
5वीं महत्वपूर्ण बात है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए महिलाएं स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाती। शिक्षा और आपका एक्सपोजर नहीं मिलने की वजह से भी महिलाएं जो हैं दबाव में रहती हैं और भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करती हैं महिलाएं जब बच्चों की बात आ जाती है। तो ये सब वजहें हैं जिसकी वजह से आपका घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को हिंसा से मुक्ति दिलाने में पर्याप्त भूमिका नहीं निभा पा रहा है। भारतीय समाज की जटिल और परंपरागत व्यवस्था महिलाओं के पक्ष में हो, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, इस दिशा में हमको सोचना चाहिए। तो पेपर 7 के साथ साथ एसए के लिए भी ये एक शानदार टॉपिक है। आप लोग कोशिश कीजिए कि ये बेहतर से बेहतर तरीके से आपका आंसर यहाँ पे उपस्थित हो, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। आप सभी के कमेंट्स और क्वेश्चंस के लिए हम RNIS में अभी भी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।